नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए 26-27 को डेट आई है। जो हिंदी का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है, जिसमें आज हम आपके दो टॉपिक और खत्म करते हैं, जैसे विराम चिन्ह और रस। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रस से बात करें तो 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, विराम चिन्ह से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कुल मिला के दोनों टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, और बन भी जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस, और इसको हम अच्छे से देखेंगे। क्रैश कोर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं रस से, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। रस का जो पूरा कंप्लीट आप डिटेल से देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी की कंप्लीट प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां से आप डिटेल में देख सकते हैं। अभी ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें मतलब जल्दी से फास्ट रिवीजन जैसा कि लिखा है, तो जल्दी से हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से कवर करना है, ठीक है। 2-2 टॉपिक हम डेली लेके कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर जो आपने 3 वीडियो में पहले हिंदी के क्रैश कोर्स के बन चुके हैं, आपने अभी तक नहीं देखा, जाके देख सकते हैं। देखिए फास्ट रिवीजन बहुत तेजी से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आज के मोटिवेशन थॉट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा एक दिन जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो इरादों में अगर जो आपके जीत है, हाँ हम ये कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, वर्दी आपको मिलेगी। बस एकदम डटे रहिए कि हाँ ये जो आपके पास हफ्ते 10 दिन का टाइम बचा, इसमें आप तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। मतलब 24 घंटे होते तो उसमें कम से कम 16 घंटे रगड़ दीजिए। वर्दी कहीं नहीं जानी, बस रिवीजन करना है आपको, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं भी आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से चीज़ों को खत्म करूँ। तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके आप पास वर्दी अपने आप आएगी। देखिए आप हमारे जो भी वीडियोज है उसे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। करना ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉलो कर लेंगे, ठीक है। यूपीएससी रेलवे के बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। तो 2 टॉपिक में सबसे पहले हम विराम चिन्ह देख लेते हैं, उसके बाद रस का टॉपिक देख लेंगे। तो विराम चिन्ह का देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपकी क्रैश कोर्स में करा रहा हूँ, उसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो अलग अलग डिटेल में बनाया है। उसकी प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। तो विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्ह को हिंदी पंक्चुएशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। विराम का अर्थ होता है, सबसे पहले विराम जान लें। विराम मतलब रुकना होता है या ठहरना होता है, ये तो आपको पता होगा। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, देखते हैं कैसे ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं सा थोड़ा सा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा में स्पष्ट व अर्थवान भावपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते समय कहते हैं, जैसे मोदी जी ही बोलते हैं मित्रों, तो बीच में रुकते हैं ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ खत्म करना होता है, तो लिखने में तो हम चीज़ों को लगा देते हैं, लेकिन बोलने में बहुत सारी चीज़ें नहीं लगा पाते, हम वहाँ पे रुक के या फिर कुछ करके करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से देखते हैं, वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट व अर्थवान व भावपूर्ण हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बोलते समय करना पड़ता है, उसी प्रकार लिखित भाषा में इसी ठहराव को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन चिन्हों को अभी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको, अगर जो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होगी, जैसे आपका देखिए पूर्ण विराम की बात करें या विराम की बात करें, तो इस प्रकार का चिन्ह, जैसे हमने लिखा राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है लिखने के बाद हमने ये लिख दिया, मतलब ये सब पूरा हो गया। तो ये हमारा ये क्या हो गया, पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। तो ये वाला चिन्ह अगर जो आता है, कोई क्वेश्चन पूछता है पूर्ण विराम का चिन्ह इनमें से कौन है, तो ये वाला आप लगा देंगे, ऑप्शन सही है। उसके बाद अर्ध विराम की बात करें तो कामा जो लगता है, ध्यान रखिएगा, ये जो कामा होता है, जैसे ये वाला कामा के आगे अगर जो ये लगा दिया, तो ये अर्ध विराम का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। कामा सबसे पहले देख लेते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम को दर्शाने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम को दर्शाने के लिए इस प्रकार के कामा के ऊपर एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहीं भी पूछा ऑप्शन क्वेश्चन आया, अल्प विराम किससे दर्शाया जाता है, तो आप कहेंगे कामा वाला, ये वाला जो चिन्ह होता है कामा वाला, इससे अल्प विराम दर्शाया जाता है। अर्ध विराम उसके ऊपर एक बिंदी लग जाती है, ठीक है। इसको आप नोट्स बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए पॉइंट वाइज, जो आपको पसंद नहीं है। जैसे आपको पूर्ण विराम या विराम पता है, इसको छोड़ दीजिए। अल्प विराम पता है, अर्ध विराम एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, कहीं पे भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, तो ये वाला तो चीज़ें तो आती होंगी, ठीक है। विस्मयादि बोधक, ये भी आपको पता होगा, ये वाली चिन्ह होती है जो विस्मयादि बोधक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यूपी के जो एग्जाम हुए थे आपके, जो रद्द हुए हैं, उसमें आपके ये सारे विराम चिन्ह से हर सेट में एक क्वेश्चन 100% था, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब बात करें उद्धरण चिन्ह की। देखिए उद्धरण चिन्ह मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को उद्धरण चिन्ह में हम डिनोट करें, जैसे कि ये इन्वर्टेड कामा बोलते हैं ना। अब किसी के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया तो उद्धरण चिन्ह होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते योजक की बात करें, जैसे कोई लाइन हमने लिख दी, ठीक है, राम
उसके आगे राम ने क्या कहा, ये वाली चिन्ह जो होती है योजक चिन्ह होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी देखिए यही योजक चिन्ह को हम बड़ा कर देते हैं तो डैश बन जाता है, निर्देशक बोलते हैं या डैश बोलते हैं। आगे चलें, कोष्टक तो आपको पता होगा, ये आपका बड़ा कोष्टक हो गया, ये छोटा कोष्टक हो गया और कुछ मझला कोष्टक होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हंसपद या त्रुटिबोधक बहुत बार पूछा जाता है, हंसपद में कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे हम लिखते हैं राम जाता है, ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे राम जाता है, क्या जाता है, कहाँ जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। राम बाजार जाता है, तो बाजार हमें बीच में लिखना था, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे त्रुटि हो गया, तो इसे हम हंसबोधक चिन्ह लगाते हैं या त्रुटिबोधक चिन्ह लगा के ऊपर हम लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ गलतियाँ हुई है और बच्चे ने सही करके ऊपर लिख दिया, तो इसे हम त्रुटिबोधक या हंसपद बोलते हैं। उसके बाद रेखांकन की बात करें तो ये रेखांकन नीचे वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला नहीं, ये डैश होता है या निर्देशक बोलते हैं, रेखांकन होता है ये का जो ऐसे कोष्टक, तो ये नीचे वाला, ठीक है, तो इसे रेखांकन बोलते हैं। लाघव चिन्ह एकदम जीरो इस प्रकार से होता है, लाघव चिन्ह ध्यान रखिएगा, लाघव चिन्ह बार बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाघव चिन्ह इसे बोलते हैं, ये वाला जो ऐसे होता है, ठीक है, लाघव चिन्ह। उसके बाद लोप चिन्ह की बात करें, जैसे हमने लिखा राम, बीच में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जाता है तो बीच में ऐसे से लगा देंगे ना, तो ये लोप चिन्ह हो गया, ठीक है, तो यहाँ बीच में हमें भरना रिक्त स्थान, ये लोप चिन्ह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ आपके विराम चिन्ह। अब देख लेते हैं पूर्ण विराम की बात करें तो वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोहा, श्लोक, चौपाई आदि के अंत पंक्ति के अंत में जो प्रथम पंक्ति होती है उसमें एक विराम का प्रयोग किया जाता है, दूसरी पंक्ति के अंत में दो विराम का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। अर्धविराम की बात करें तो दो उपवाक्यों को जोड़ने या दो से अधिक उपाधियों के बीच आपका अर्धविराम होता है। जैसे हम लिखते हैं एम ए बी एड लिखते हैं ना, तो एम ए उसके बाद ये अर्धविराम लगता है, उसके बाद आपका क्या लगता है बी एड, ठीक है। दो उपाधियों को जोड़ने में आपका अर्धविराम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अल्प विराम की बात करें तो कामा मैंने बताया था, जहाँ पर अल्प विराम यानी कि थोड़ी देर रुकना हो वहाँ पे आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक ये वाली चिन्ह होती है, जैसे हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, घृणा, इन सबको व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह प्रयोग किया जाता है। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री कामता प्रसाद के अनुसार ध्यान रखें विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। इन्होंने कहा था कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी से आगत नहीं है, तो पूर्ण विराम जो है वो अंग्रेजी से नहीं आया, इसको ध्यान रखिएगा। किस विराम चिन्ह के प्रयोग से विचारों के तार पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं, तो पूर्ण विराम के प्रयोग से विचारों के तार, मतलब एक शब्द पूरा हो गया उसके बाद पूर्ण विराम लगा, दूसरा मतलब विचारों के तार पूर्णतः दूर हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं पूर्ण विराम। किसी के द्वारा बात को सुझाव के लिए कौन सा देखिए, किसी के द्वारा बात को सुस्पष्ट के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों के लिए क्या लिखा जाता है, दोहरा उद्धरण, मतलब दोहरा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। जैसे क्या कही गई, जैसे कई चीज़ें कही गई थी, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उनके किसी के द्वारा कही गई बात है ये, ठीक है, तो उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देते हैं ज्यों का त्यों, तो हम क्या लगाते हैं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लगा के किसी के द्वारा कही गई बात को जो हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी बात को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए देखिए ये क्या लगाया जाता है, जीरो। ये जीरो मतलब लाघव चिन्ह नहीं, इसको ध्यान रखिए। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर साहब बोलते हैं तो हम डॉक्टर के आगे इस प्रकार से जीरो लगा देते हैं। इंजीनियर साहब बोलते हैं, इंजीनियर के आगे ई लगा देते हैं, ठीक है। वकील साहब बोलते हैं, कभी कभी ये लगा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पुस्तक लेखक नाम को व्यक्त करने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देते हैं। अब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, विराम शब्द से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोप चिन्ह मैंने एक बार फिर से बता दिया, लोप चिन्ह देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, रस वाला टॉपिक देख लेते हैं, रस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रस सबसे पहले जानते हैं होता क्या, किसी भी चीज़ को कि आप भी क्या है, किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर, महसूस करके, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हिंदी में जो परिभाषा होती है, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर हमारे मन में जो भाव की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी है तो हमारे मन में डर का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे एक रस की उत्पत्ति होती है, तो कुल रस को देखेंगे, ठीक है। और किसी भी अगर जो हम कोई अच्छी मूवी देख रहे हैं, रोमांटिक मूवी देख रहे हैं, तो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रस। रस को विस्तार से देखने के लिए बहुत अच्छे से मैंने रस पढ़ाया है, जाके रस वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया, पूरी हिंदी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूपीपी के लिए जितने भी वीडियो आपके बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना ली है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी, जाके देख सकते हैं। तो रस की बात करें तो काव्य की आत्मा, प्राण या तत्व कहते हैं रस, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो रस को कहते हैं।
प्राण तत्व किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। रस के अवयव कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इसको ध्यान रखिएगा। और टोटल देखिए 1 लाइनर में मैंने कवर कर दिया है। लास्ट में कुछ एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप अच्छे से अगर जो आपको पढ़ना है तो देख लीजिएगा। इसमें से लगभग 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके रस के, और जो एग्जाम्पल होंगे उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से भी। ठीक है, अब अस्थाई भाव की संख्या की बात करें 9, हिंदी में कुल रसों की संख्या बात करें 9। ठीक है, अभी देखिए करंट में कुल 11 रस हो गए हैं, और देखिए ऑप्शन में अगर जो 9 और 11 दोनों आता है तो 9 ही लगाएंगे। ठीक है, अगर जो 9 नहीं आता है 11 आता है तब 11। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए मैं साफ साफ कर देता हूँ, अगर जो ऑप्शन में रसों की संख्या पूछ ले कितने रस होते हैं, अगर जो 9 और 11 दोनों हैं तो 9 लगाइएगा। ठीक है, अगर जो 9 नहीं है तभी आप 11 लगाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11 लगा के बताइएगा। तो रस की बात करें तो एक रस के अस्थाई भाव पूछे जाते हैं, तो देख रहे हैं श्रृंगार रस के अस्थाई भाव रति होता है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस की बात करें तो जुगुप्सा या घृणा होता है, अद्भुत रस की बात करें तो विस्मय होता है, और शांत रस की बात करें निर्वेद। इसके बाद देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, और इनके अनुसार कौन सा रस नहीं लिया गया तो शांत। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 8, कई बार पूछा गया एग्जामों में। ठीक है, और भरत मुनि के अनुसार इनमें से कौन सा रस नहीं है? तो कहेंगे शांत रस रस नहीं है। रसों का राजा या रसपति किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। अब देखिए 33 बहुत सारे हैं, इनको कौन याद करे? अब इतना याद रखिए, बहुत बार पूछा गया। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसका कथन है? विश्वनाथ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक है, महादेवी वर्मा की बात करें तो किस रस से रिलेटेड कवि थी? तो करुण रस से रिलेटेड थी। कवि बिहारी भक्ति रस से रिलेटेड थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैंने एक चीज़ बताया था आपको, रसों की संख्या टोटल यहाँ पे मैंने 9 ही बताया है, तो 11 हो गई हैं। लेकिन और इसमें देखिए भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, और इनमें से शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। उसके बाद देखिए 2 और रस कौन कौन से हैं? शांत के बाद आपके आता है एक भक्ति रस, इंपॉर्टेंट है, भक्ति रस को ध्यान रखिएगा। इसके अस्थाई भाव की बात करें, अस्थाई भाव इसका अनुराग होता। ठीक है, अनुराग याद कर लीजिएगा, या फिर कह सकते हैं इसका भक्ति विषयक रति। ठीक है, भक्ति का अस्थाई भाव अनुराग होता है या भक्ति विषयक रति। उसके बाद एक और रस आता है आपका वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस, ये वात्सल्य रस बार बार पूछा जाता है। इसमें संतान से प्रेम की बातें दर्शाई गई हैं। ठीक है, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव की बात करें तो वात्सल्य रति होता है। अगर जो ये नहीं आता है तो यह आएगा संतान से प्यार के प्रति, संतान के प्रति प्यार। ठीक है, ये आएगा आपका वात्सल्य से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों चीज़ें भक्ति और वात्सल्य, भक्ति का अनुराग हो गया, वात्सल्य का वात्सल्य रति। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए ये जैसे मैंने बोला संतानोपत्ति से प्यार होता है, तो उसमें वात्सल्य, जैसे किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू, तो यहाँ पे कृष्ण के दांतों पे मोती वार, मतलब कुल मिला के इसमें संतान के प्रति प्रेम दिखाया गया, तो वात्सल्य रस हो गया। ठीक है, अब मेरे तो गिरधर नंद गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मोरा पति सोई, तो श्रृंगार रस की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स सब बहुत सारे वीडियो और भी बनाने हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि प्रीवियसली मैंने बहुत सारे 43 मिनट के वीडियो बनाए हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए मेरा उतना स्टेमिना नहीं बचता कि मतलब मैं और मैथ के वीडियो बनाऊँ, या फिर टाइम की भी दिक्कत होती है। आप लोग कह रहे हैं मैथ के वीडियो नहीं मिले, तो इस चक्कर में वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मड़ी खोई भुजंग सी जन्नी फरसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया कि न्याय तुमने जगदीश। इसमें करुणा की भावना दर्शाई जा रही है, तो करुण रस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे बुक से, उतना ज़्यादा अच्छा से रस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जाइए बुक से उठाइए और उसमें ढेर सारे जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें कर डालिए। ठीक है, तो देखते रहे एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।